एपिसोड 4 खुराना मेंशन। शाम के 7 बज चुके थे और रूहानी स्टडी रूम में ही अपने पर्स को पकड़े सोफे पर बैठे हुए थी और खुद में गुस्सा किए बोले जा रही थी। ओह गॉड, मैंने आपसे बस एक ही चीज मांगा था कि मिस्टर खड़ूस से मुझे दोबारा ना मिलना पड़े और जल्दी से जल्दी मुझे इनकी चंगुल से आजाद करा दो, पर आपने तो पूरा का पूरा मुझे उनके गोद में ही लाकर बिठा दिया। रूहानी काफी चिढ़ी हुई थी, इसीलिए वो फ्रंट स्टेशन में ये सब बोले जा रही थी। तभी दरवाजे पर खड़ा लड़का बोल पड़ता है, क्या कुछ बोला आपने अभी? जैसे ही आवाज रूहानी के कान में जाती है उसके पैर एकदम से जम जाते हैं और वो दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लग जाती है। उसे लगता है कहीं उसकी बात निहाल ने तो नहीं सुन ली, इसीलिए वो घबराए हुए भाव के साथ पीछे दरवाजे के तरफ मुड़ देखने लगती है। ओह तो आप है अमर जी, एक पल के लिए तो आपने मेरी जान ही निकाल दी थी। क्यों मिसेस खुराना, आपको लगा हमारे बॉस आई मीन कि आपके पति मिस्टर खुराना होंगे? डोंट वरी, उन्होंने आपके मीठे शब्द नहीं सुने हैं। वो इस वक्त ऑफिस गए हुए हैं और वो बिना 10 बजे से पहले घर नहीं आते हैं। रूहानी उन बातों को सुन थोड़ा राहत का सांस लेती है और मुस्कुरा देती है, फिर थोड़ा झिझक के साथ बोलती है, अमर जी वो जो अभी अभी आपने मुझे कहते हुए सुना, प्लीज आप मिस्टर खुराना से मत बोलिएगा, नहीं तो वो खड़ूस। रूहानी बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बोल गई। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, झट से वो अपने दांतों तले जीभ ले आई और एक मासूम सी लड़की बन बस अमर के तरफ देखती रही, जिस पर उन्हें थोड़ी हंसी आ गई और वो बोले, फिक्र मत कीजिए मिसेस खुराना, आपको निहाल से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ वो थोड़े सख्त जरूर दिखते हैं, पर आप धीरे धीरे उन्हें समझ जाएंगी। वो अंदर से काफी नर्म दिल का इंसान है। इंसान के कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी जो उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर देता है। एक गहरी आह भरते हुए अमर ने ये बात उससे कही, पर रूहानी को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। वो बस अपने चुलबुले अंदाज में बोली, जो भी हो अमर जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस इस रिश्ते से आजादी चाहिए थी, पर पता नहीं मिस्टर खुराना क्या चाहते हैं। बस एक सिग्नेचर करना था लेकिन नहीं। तभी अमर को कुछ याद आ जाता है और वो झट से बोलता है, ओह हाँ मिसेस खुराना, मैं आपको कुछ बोलने आया था, यहाँ मेरे दिमाग से ही बात निकल गई। दरअसल निहाल ने आपको अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा है। उन्होंने बोला है कि वो 10 बजे आएंगे, इसीलिए आप तब तक रेस्ट कीजिए, फिर वो आपके साथ खाना खाएंगे। क्या? पर मैं इतने लेट तक क्यों जगूं? मुझे नींद आ रही है और मैं जा रही हूँ सोने, बस आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। ठीक है चलिए। अमर बड़े ही विनम्रता के साथ रूहानी को अपने साथ ले सीढ़ियों से ऊपर के तरफ जाने लगा। पूरे रास्ते बस खामोशी थी और रूहानी अपनी नजरें चारों तरफ कर करके सामान को देख रही थी। कुछ ही वक्त में वो दोनों दरवाजे के पास पहुंच गए और फाइनली अमर वहां पर रुकते हुए बोला, मिसेस खुराना आपका कमरा आ गया, आज से आप निहाल के साथ इसी कमरे में रहेंगी। अभी तक रूहानी को ऐसा लगा था कि उसे कोई गेस्ट रूम में रखा जाएगा, पर जैसे ही वो ये बात जानती है कि वो मिस्टर निहाल के साथ उसी के कमरे में रहने वाली है, वो एकदम से लड़खड़ा जाती है और दरवाजे से जा टकराती है। मिसेस खुराना क्या आप सही है? पहले तो प्लीज अमर जी आप मुझे यूं बार बार मिसेस खुराना बुलाना बंद कीजिए, मैं इरिटेट हो रही हूँ ये सुन सुनकर। और दूसरी बात कि आपको किसने कहा कि मैं उनके साथ उनके कमरे में रुकूंगी? देखिए मुझसे ये सब नहीं होने वाला है, मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। रूहानी में बचपना काफी ज्यादा भरा हुआ था, वो कभी भी किसी बात को सीरियसली उस पर अमल नहीं करती थी, बस जब जो मन किया वो कर दिया करती थी। ऐसा नहीं थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता था, बस कभी किसी अपने का प्यार उसे मिला नहीं, जिस वजह से वो इस तरह की बन गई। मिला जुला कर कुछ दोस्त ही थे उसके जिसे वो अपना कह सकती थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको आगे से सिर्फ रूहानी बुलाऊंगा, पर आप इस तरह मेंशन से बाहर नहीं जा सकती है। निहाल ने सख्त मना किया है। ये बात आप भी जानती है कि वो काफी गुस्सा करेंगे अगर आप इस तरह चली जाएंगी तो। हाँ तो अमर जी, मुझे भी तो गुस्सा आ रहा है ना, ये क्या जबरदस्ती हुई, बस जब मन किया बुला लिया। मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते हैं वो क्या? बस जब से आई हूँ हुक्म की तरह उनके आदेश मिल रहे हैं। एक तो मैं उनके साथ एक ही कमरे में रह नहीं सकती हूँ, ऊपर से दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रुकूं तो मुझे कोई गेस्ट रूम बता दीजिए, मैं वहाँ आराम कर लूंगी। अब रूहानी के जिद के आगे भला अमर कब तक टिक पाता, इसीलिए उसने हार मान ली और निहाल के बगल वाले कमरे में उसे आराम करने के लिए भेज दिया। रूहानी गेस्ट रूम के अंदर जा जोर से दरवाजा लगा देती है, उसके बाद खुद का पर्स बेड पर फेंकते हुए गुस्से से खुद भी बेड पर बैठ जाती है। हम बड़े आए, अब से आप इसी घर में रहेंगी।
अरे जब शादी हुई थी तब तो याद तक नहीं था कि कोई पत्नी भी है उनकी, और अब जब मुझे डाइवर्स चाहिए तो बेवजह ये सब कर मुझे परेशान कर रहे हैं। आखिर में आप चाहते क्या हो भगवान, क्यों मेरी लाइफ से मिस्टर खड़ूस को दूर नहीं कर देते। ये सब सोच वो काफी उदास हो जाती है, और चूंकि दिन भर काफी थकी भी थी इसीलिए बेड पर लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे जल्द ही नींद आ जाता है और वो गहरी नींद में सो जाती है। लगभग 10 बजे जब निहाल ऑफिस से वापस घर लौटता है तो वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, और जब कमरे में पहुंचता है, ये लड़की कहाँ पर है। मैंने तो बोला था अमर से कि वो उन्हें इस कमरे में आराम करने के लिए बोले, पता नहीं कहीं वो वापस चली तो नहीं गई। नहीं नहीं, मुझे देखना चाहिए। इतना बोल निहाल लैपटॉप वाला बेड वहीं टेबल पर रख सूट पहने ही कमरे से उल्टे पैर निकल जाता है और अमर को इधर उधर ढूंढने लगता है। जब उसे अमर कहीं दिखता नहीं तो वो तुरंत उसे कॉल करता है। हेलो अमर, मिसेस खुराना कहीं भी दिख नहीं रही है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि उन्हें मेरे कमरे में रहने को बोलना। हाँ मिस्टर खुराना, मैंने उन्हें बताया था, पर दरअसल वो आपके साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मुझे मजबूरन उनकी रहने की व्यवस्था गेस्ट रूम में करनी पड़ी। ओके। निहाल इतना कह कॉल रख देता है और सीधे गेस्ट रूम के तरफ चला जाता है। ये मिस रूहानी भी ना, मतलब बचपना तो पूरा भरा हुआ है उनमें, एक भी बात सीधे तरीके से नहीं सुनना है उन्हें। अब ये दरवाजा क्यों बंद है, अंदर से खुल जा। बार बार दरवाजे को धक्का देने की वजह से पल्ला खुल जाता है और निहाल सीधे कमरे के अंदर जा रूहानी को बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र बेड पर खुद में सिमटे हुई गहरी नींद में सोई रूहानी पर चली जाती है। वो सोते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख निहाल उसे कुछ भी नहीं बोल सका और बिना कुछ बोले ही आहिस्ते से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। बेडरूम जब निहाल अपने कमरे में पहुंचता है और रूहानी को बेड के एक साइड में लिटाने लगता है तभी रूहानी की आंख अचानक से खुल जाती है और वो निहाल को अपने इतने करीब देख जोर से चिल्ला पड़ती है। मिस्टर खुराना, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं लड़की हूँ तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं? मुझे भी कराटे आते हैं। ओह हेलो मिस रूहानी, जरा शांत हो जाइए। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वो तो आप गेस्ट रूम में सो रही थी तो आपको उठाकर यहाँ लाना पड़ा मुझे। पहले आप मुझे छोड़िए, उतारिए मुझे। रूहानी गुस्से से बोली, जिसे सुन निहाल झट से उसे बेड पर पटक देता है और अपने दोनों हाथ को क्रॉस कर खड़ा हो कहता है, लीजिए छोड़ दिया। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं आपको डाइवर्स नहीं देने वाला हूँ और अब से आपको हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। इस हिसाब से आप अब से इसी कमरे में मेरे साथ सोएंगी, समझी? देखिए मिस्टर खुराना, आप इस तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकते हैं। अचानक से आपको हमारी शादी याद आ गई और आप इसे निभाने के लिए चले आए। पिछले 3 साल तक कहाँ थे आप? अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए और ना ही मैं आपके साथ एक साथ रहना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझ पर दबाव डालना बंद कर दीजिए। रूहानी इस वक्त काफी गुस्से में थी, लेकिन निहाल के चेहरे पर पूरी तरह से शांत भाव था। निहाल को इतना शांत खड़ा देख रूहानी तेजी से उसके पास जा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी निहाल अपने एक हाथ से उसके कमर में हाथ डाले और उसे अपने करीब खींच लिया। देखिए मिस रूहानी, हम जानते हैं कि हमने इस शादी पर पहले ध्यान नहीं दिया, पर हम इसे एक मौका देना चाहते हैं। चूंकि ये शादी हमारे दादाजी ने करवाई थी और हम इसे तोड़कर उनका अपमान नहीं करना चाहते हैं, तो अब आप इसे जो चाहे समझे। मैं भी आपके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए। पहले तो आप मुझे इस तरह बार बार पकड़ना छोड़िए, और दूसरी बात, जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो क्यों बेकार में इस रिश्ते का बोझ को ढोएंगे। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको देखना भी पसंद नहीं करती, समझे आप मिस्टर निहाल खुराना? सोच लीजिए मिस रूहानी, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। अगर आप पूरे 6 महीने मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहती है और उसके बाद भी अगर आपको ये रिश्ता खत्म करने का मन करे तो फिर मैं उस डाइवर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दूंगा। मैं बस एक मौका देना चाहता हूँ अपने दादाजी द्वारा जोड़े गए रिश्ते को, तो क्या सोचा है आपने? इतना कह निहाल रूहानी को अपने से दूर कर खड़ा कर देता है और उसके चेहरे को बस गौर से देखने लगता है। लगभग 10 मिनट के खामोशी के बाद फाइनली रूहानी कुछ बोलती है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मिस्टर खुराना, आप यही चाहते हैं ना कि मैं 6 महीने आपकी पत्नी बनकर रहूं, तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है और वो आपको मानना होगा। शर्त? कैसा शर्त? शर्त ये है कि इन 6 महीनों के दौरान आप कभी भी गलती से भी मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही बाहर किसी को बताएंगे कि मैं ही मिसेस खुराना हूँ। मुझे आपके नाम की कोई जरूरत नहीं है।
तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? चलिए ठीक है, मैं बाहर कभी किसी को नहीं बोलूंगा कि आप ही मेरी पत्नी है। अब जबकि हमारे बीच सब फाइनल हो गया है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस कमरे में ही रहेंगी। और एक बात, कल गांव से हमारी माँ, छोटी बहन और बुआ माँ यहाँ पर आ रहे हैं। जब दादाजी ने हमारी शादी करवाई थी तो उन्हें बस ये कहा गया था कि हमारी शादी हो गई है। उन्होंने आज तक आपको नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके सामने थोड़ा तमीज से पेश आए। बुआ माँ थोड़ा सख्त मिजाज की है तो आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर खुराना। जब रूहानी अवस्थी किसी से कोई प्रॉमिस करती है तो वो उसे पूरा जरूर करती है। मैं अपनी आज़ादी के लिए वो सब करूंगी जो मुझे करना पसंद नहीं है। आखिर में बात मेरी आज़ादी की है। रूहानी इतना कहे झट से बेड के एक साइड जाकर सोने लगती है। तभी निहाल बोलता है, हमने अभी खाना नहीं खाया है मिस रूहानी। हाँ तो जाकर ले लीजिए और खा लीजिए। ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं मिस्टर खुराना? रूहानी अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, लेकिन तभी वो झट से अपनी आंख खोल निहाल के तरफ घूरकर देखने लगती है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको खाना परोस कर दूं? रूहानी हैरानी से निहाल के तरफ देखते हुए बोली, जिस पर निहाल बस एक डेविल वाली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तो अब 6 महीने तक पत्नी वाली हर एक काम तो करना ही होगा ना आपको। आपने भी तो अभी अभी खुद ये बात कही है। हाँ पर वो तो सबके साथ ना। वैसे भी मुझे कल कॉलेज भी जाना है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। रूहानी फिर से सोने लगी, लेकिन चूंकि वो ये बात जानती थी कि निहाल ने खाना नहीं खाया है इसीलिए उससे सोया नहीं गया और फाइनली वो अपने बेडशीट को अपने ऊपर से हटा घूरते हुए निहाल को देख बोली, अब मेरे सर पर खड़े मत रहिए, मैं परोस देती हूँ खाना, चलिए। रूहानी आगे आगे कमरे से निकल गई और निहाल उसके पीछे बस एक स्माइल करते हुए चल पड़ा। किचन रूम, डाइनिंग टेबल। निहाल डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना का वेट कर रहा था। तभी रूहानी एक प्लेट में खाना परोस लाते हुए उसके सामने रख देती है। लीजिए मिस्टर खुराना, लगा दी मैंने आपकी प्लेट, अब आप खाए और मैं चली सोने। रूहानी इतना कह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी निहाल एकदम से उसकी कलाई पकड़ लेता है जिससे रूहानी हैरान हो पीछे मुड़ देखने लगती है। मिस रूहानी, मुझे नहीं लगता है कि आपने भी खाना अभी तक खाया है, तो मुझे खुशी होगी अगर आप भी मेरे साथ खाएंगी तो। जो इंसान कल तक उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रहा था वो आज अचानक से उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है। ये बात रूहानी पचा नहीं पा रही थी। मुझे भूख नहीं लगी है और वैसे भी मैं शाम में ही खा लेती हूँ, इतना लेट से मुझे खाने की आदत नहीं है। मिस्टर खुराना, आप खाए प्लीज। वैसे तो निहाल के साथ जितनी भी मुलाकात रूहानी की हुई थी वो सभी बस लड़ाई पे जाकर ही खत्म होती थी, पर आज फिर भी उसके एक प्लीज मात्र कहने पर वो उसे मना नहीं कर सकी। ये बात वो खुद नहीं समझ पा रही थी, पर उतना नहीं सोचते हुए वो बोली, अच्छा ठीक है, वैसे मुझे भूख तो नहीं है, इसीलिए आप खाए, मैं यहीं पर बैठती हूँ। रूहानी वहीं दूसरी कुर्सी पर जा बैठी और अपने हाथों से बच्चों की तरह खेलने लगी। निहाल कुछ देर तक चुपचाप बैठ खाना खाते रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद वो गंभीरता के साथ बोला, मिस रूहानी, आई एम सॉरी। क्या? आपने अभी अभी क्या कहा मिस्टर खुराना? सॉरी, वो भी मुझे। रूहानी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा इंसान जो रिश्ते में तो उसका पति लगता था पर 3 साल तक इस रिश्ते का कोई अस्तित्व भी नहीं था, और आज वो उसे सॉरी बोल रहा है। हाँ दरअसल वो मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरी पत्नी है और अनजाने में मैंने आपके साथ जो बुरा बर्ताव किया है उसी के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप रिश्ता देखकर लोगों को इज्जत देते हैं, क्यों? कल तक आपको नहीं पता था कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, तो आपने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, जबकि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी आप मुझे एक घटिया लड़की का टैग दे दिया। और आज अब ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, वो शायद हमारी मुलाकात जितनी भी बार हुई हर बार बस हमारे बीच गलतफहमी ही बनी, शायद यही वजह थी जी मैंने। लेकिन फिर भी मुझे अपने कहे शब्दों पर बहुत अफसोस हो रहा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अब जब मुझे आपके साथ इसी घर में 6 महीने बिताना है तो मैं भी नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई बेकार की गलतफहमी हो। खैर, खाना ठंडा हो रहा है तो खाना खा लीजिए। रूहानी की बात सुन निहाल फिर से खाना खाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है, जिस वजह से वो झट से बोल पड़ता है, वैसे मिस रूहानी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। चूंकि हमारी बुआ माँ और माँ थोड़ी पुरानी ख्यालों की है तो वो आजकल के फैशन को थोड़ा कम समझती है। कल से आप उनके सामने ये जीन्स टॉप नहीं पहन सकती है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको साड़ी पहनना तो आता है ना?
ये बात सुनते ही रूहानी जो अभी तक आराम से बैठी हुई थी उसके चेहरे पर एक परेशानी सी आ जाती है। क्या मैं और साड़ी पर मिस्टर खुराना, मुझे साड़ी पहनने की तो दूर की बात है उसे बांधनी तक नहीं आती है, फिर मैं उन सभी के सामने पहनकर कैसे आऊंगी। पर अब जो भी हो आपको पहननी तो पड़ेगी ही, अगर आप कहो तो मैं किसी ट्रेनर को अरेंज करवा सकता हूँ, वो आपको आज रात ही आकर साड़ी पहनना सिखा देगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर खुराना, भले ही मुझे साड़ी पहननी नहीं आती हो पर मैं खुद ही सीख लूंगी, मुझे किसी की हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं चलती हूँ, अब मुझे ये नया टास्क भी तो कंप्लीट करनी है। रूहानी इतना बोल वहां से तेजी में कमरे की तरफ चली जाती है। उसे इस तरह जाते देख निहाल थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए खुद में कहता है, बड़ी अजीब लड़की है ये, मतलब अभी भी खुद ही लड़ाई की शुरुआत करने में लगी हुई है। मैं तो बस हेल्प ही कर रहा था, अगर हेल्प नहीं चाहिए तो मत ले, मुझे क्या। जब बुआ माँ की डांट पड़ेगी ना तब समझ आएगा इन्हें कि मैं पहले ही इन्हें क्यों सचेत कर रहा था। रात का समय, खुराना मेंशन। रूहानी निहाल के कमरे में आकर बेड पर चढ़ आराम से बैठ गई और अपने मोबाइल में साड़ी कैसे पहना जाता है उसका वीडियो देखने में लग गई। लगभग वो पूरे 1 घंटे से बिल्कुल ध्यान से वो वीडियो को देखे जा रही थी। जब निहाल कमरे में अपना खाना खाकर सोने के लिए आता है तो रूहानी को इतना ध्यान से साड़ी पहनने वाली वीडियो को देखते देख हंसते हुए बोला, लगता है आज तो साड़ी पहनना सीख ही लीजिएगा क्यों। निहाल के मजाक भरी बातों को सुन रूहानी उसके तरफ घूरते हुए बोलती है, हाँ तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही हूँ क्या। देखिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी मुझे इस पर ध्यान एकत्रित करने दीजिए। हाँ हाँ कीजिए, मैं कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। निहाल इतना बोल धीरे से हंस पड़ा जिसकी आवाज सुन रूहानी मोबाइल को साइड में रख एकदम से बोल पड़ी, ओह हेलो मिस्टर खुराना, आप हंस क्यों रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे अब पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है कि मैं साड़ी पहनना नहीं सीख सकती हूँ क्या, शायद आपको पता ही नहीं है कि रूहानी अवस्थी क्या चीज है, अगर मैं एक बार जो चाह लूँ वो करके ही मानती हूँ। रूहानी को लड़ने के मूड में देखकर निहाल चुपचाप अपने बेड के साइड में जाकर लेटते हुए बोला, मुझे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना होता है तो मुझे आपसे इस वक्त बहस करने का कोई शौक नहीं है, आपको जो करना है आप करिए, मैं सो रहा हूँ। निहाल को आंख बंद करते देख रूहानी चिढ़ते हुए बेड पर से उतर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए धीरे से बोली, अच्छा तो आप मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हैं मिस्टर खुराना, अब तो मुझे आपको दिखाना ही होगा कि मुझे साड़ी पहनना कितना अच्छा से आता है और मेरे लिए कुछ भी सीखना कठिन नहीं है। इतना कह रूहानी तेजी से कमरे में जो निहाल की कबर्ड थी उस तरफ बढ़ जाती है और कबर्ड खोल उसके अंदर से एक लाल रंग की साड़ी निकाली और झट से उसे लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। जब वो बाथरूम के अंदर गई तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर जोर से अंदर से लगा दी, जिस वजह से निहाल अपनी आंखें खोल उस तरफ देखने लगता है और जब उसे कमरे में रूहानी नहीं दिखाई देती है तो वो थोड़ा सोचते हुए खुद में बोलता है, ये मिस रूहानी भी ना, सच में इनकी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह ही है, छोटी छोटी बातों पर बेवजह चिढ़ जाती है। खैर इन्हें जो करना है करे, मैं सो जाता हूँ। इतना सोच निहाल अभी अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और अंदर से रूहानी बेहद खूबसूरती में डूबी किसी एंजल की तरह बाहर निकलती है। निहाल की आंखों के सामने इस वक्त वो नटखट लड़ने वाली रूहानी नहीं बल्कि 20-21 साल की एक नाजुक दिखने वाली बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके पूरे गोरे बदन पर वो लाल रंग की साड़ी इतना फब रहा था कि निहाल तो कुछ पलों के लिए हैरान ही रह गया और बस उसकी खूबसूरती में कहीं खोसा गया। रूहानी भी बहुत धीमे चाल चलते हुए बैठ के थोड़ा पासा बोलती है, क्यों मिस्टर निहाल खुराना, अब क्या बोलते हैं आप, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में। जब निहाल रूहानी की आवाज सुनता है तो वो एकदम से उठकर बैठ जाता है और गुस्से में रूहानी को घूरते हुए बिल्कुल ऊंची आवाज में कहता है, मिस रूहानी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे कबर को हाथ लगाई और किसने आपको हक दिया जो आप इस साड़ी को बिना मुझसे पूछे पहन ली। ये बोलते बोलते निहाल पूरे गुस्से में आ चुका था और इसीलिए वो बेड पर से उतर बिल्कुल रूहानी के सामने जा खड़ा हो गया। पर मिस्टर खुराना, मैं कोई साड़ी थोड़ी ना पहनती हूँ, जो मेरे पास साड़ी होती तो मैंने सोचा कि। रूहानी अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी अगले ही पल निहाल ने उसके बाह को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया, जिस वजह से रूहानी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मिस्टर खुराना, आप मुझे हट कर रहे हैं, प्लीज आप इस तरह से मेरे साथ पेश नहीं आ सकते, छोड़िए मुझे।
पर रूहानी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि इस वक्त निहाल के गुस्से का कोई सीमा नहीं थी। वो रूहानी के बाह को और कर दबाते हुए उसकी आंखों में देख बोला, अगर मैं आपके साथ शांति से बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पर चढ़ जाएंगी। आपको इस कमरे में रहने की परमिशन मैंने जरूर दी है, पर बिना मेरी मर्जी के आप इस कमरे का एक सामान भी नहीं यूज कर सकती है। इसका परमिशन मैंने आपको नहीं दिया है, समझिए आप। पर मिस्टर खुराना, एक मिनट मिस रूहानी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप सबसे पहले जाकर ये साड़ी खोलिए, और खबरदार जो आगे से आपने इस साड़ी को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप एक लड़की है। निहाल को इतने गुस्से में रूहानी आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि जब वो पहले भी लड़ाई करती थी उस वक्त भी उसका गुस्सा इस हद तक नहीं था। पर आज उसके आंखों में जो गुस्सा था वो कुछ अलग था, और इसीलिए रूहानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुन वहीं खड़ी रह गई। निहाल रूहानी को अपने सामने से झटक कमरे से बाहर चला गया। निहाल के इस बिहेव से रूहानी के आंखों में आंसू भर आया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से मिस्टर खुराना उस पर इतना ज्यादा भड़क क्यों गए। उसने तो बस एक साड़ी ही पहनी थी, पर वो कुछ भी बोल नहीं पाई, बस खड़े एकटक मिस्टर खुराना को कमरे से बाहर जाते हुए देखती रह गई। अगली सुबह सुबह के 7 बज गए थे, पर शायद आज पहली बार निहाल की आंखें अभी तक खुली नहीं थी। वो अपने स्टडी रूम में सोफे पर बैठे बैठे ही सोए हुआ था। चूंकि कल रात उसके कुछ ऐसे जख्म ताजे हो गए थे जिसे शायद वो चाह कर भी आज तक भुला नहीं पाया था, और उसकी जिम्मेदार अनजाने में ही सही पर रूहानी ही थी। तभी एक कार के हॉर्न की आवाज उसके कानों में गई, और वो आवाज सुनते ही उसकी नींद झट से खुल गई। अरे मैं अभी तक सो रहा था, कितना समय हुआ है। ओह सीट, अब तो 7 बज चुके हैं। मुझे तो माँ और हुआ माँ को लेने एयरपोर्ट जाना था। मैं इतना लेट कैसे सो सकता हूँ, कहीं ये उन्हीं के कार की आवाज तो नहीं है। निहाल खुद को कोसते हुए जल्दी जल्दी स्टडी रूम से बाहर निकला। चूंकि वो अभी अभी उठा था इसीलिए उसने रात वाले ड्रेस ही पहने हुए थे और सीधा मेन गेट के तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है तब तक अमर अपने हाथ में 2 ट्रॉली बैग लिए दरवाजे से अंदर आ रहा होता है, और उसके पीछे उसकी खुद की माँ और बुआ माँ सहित छोटी बहन अंदर आ रहे होते हैं। उन सभी को आते देख निहाल धीरे धीरे खुद में बुदबुदाते हुए बोला, ओह सीटा, बुआ माँ बहुत नाराज हो गई होंगी कि मैंने उन्हें एयरपोर्ट से पिक नहीं किया। उनके चेहरे भी काफी उतरे हुए लग रहे हैं। इतना सोचते हुए वो आगे बढ़ते हुए अमर को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है जो वो समझ जाता है, और खुद आगे बढ़ जल्दी से अपनी बुआ माँ के पैर छू कहता है, प्रणाम बुआ माँ, कैसी है आप। वैसे आप मुझसे नाराज हो या फिर मुझे डांटे, उससे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आप सबको एयरपोर्ट आने वाला था पिकअप करने, पर पता नहीं कैसे पर आज पहली बार मैं इतना लेट तक सोते रह गया, और इसी वजह से मैं आप सभी को लेने नहीं आ पाया। सॉरी माँ। निहाल की बात सुनते ही बुआ माँ की बेटी झट से मजाकिया अंदाज में बोल पड़ी, ओह निहाल भाई, क्या बात है, लगता है कल रात में आप काफी लेट तक जगे थे, तभी तो अभी जाकर आपकी नींद खुली। वैसे अनामिका बुआ माँ की बेटी है, जिसे सभी प्यार से अनु बुलाते हैं। बहुत चंचल और चुलबुली टाइप की लड़की थी, पर उसकी माँ वसुंधरा देवी बहुत कड़क स्वभाव की औरत थी। अनु, क्या तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा कि बड़ों के बीच में इस तरह नहीं बोला जाता है। अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ते हुए वसुंधरा जी बोली, जिसे सुनते ही अनु झट से अपने सर को नीचे कर बस सॉरी बोल देती है। ओह जीजी, आप भी क्या बेचारी बच्ची को लगी डांटने। अच्छा अब आप ये सब छोड़िए और अपना मन खट्टा मत कीजिए। ये रुक्मणी खुराना थी, निहाल की माँ, जो तभी कुछ कदम आगे बढ़ा। वसुंधरा जी निहाल के सामने खड़ी हो गई और उसके गाल पर अपना हाथ प्यार से फेरते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी लड्डू। निहाल को प्यार से वो लड्डू ही बुलाती थी। तुम हमें लेने एयरपोर्ट नहीं आए, इस बात का बहुत बुरा लगा मुझे, पर तुम जानते हो कि मैं अपने लड्डू से नाराज नहीं हो सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे अब तुम हमें यहीं पर खड़े रख कर सारी बात कर लोगे या फिर अंदर भी आने को बोलोगे। ओह सॉरी बुआ माँ, इन सब के चक्कर में मैं तो आपको अंदर बुलाना ही भूल गया। माँ, अनु, आप सभी भी आ जाओ। अमर, क्या चाय नाश्ता तैयार हुआ। निहाल आवाज ऊंची करते हुए पूछा। तभी अमर अपने साथ 2 जेंट्स नौकर को लिए किचन से बाहर आओ उनके तरफ बड़े चले आ रहा था। उन दोनों नौकरों के हाथ में ट्रे था जिसमें सभी के लिए चाय और नाश्ते थे। जी बॉस, ये लीजिए, सब तैयार है। बुआ माँ, अब आप सभी थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, फिर अपने अपने कमरे में जाएगा। निहाल इतना कह जल्दी से एक प्लेट उनके तरफ उठाकर बढ़ाता है। तभी वसुंधरा जी एकदम से गुस्से में सोफे पर से उठ खड़ी हो जाती है और पूरे ऊंचे आवाज में बोलती है, लड्डू, ये सब क्या है।
उन्हें इस तरह से अचानक गुस्से में आते देख वहां पर मौजूद सभी लोग थोड़ा घबरा गए। निहाल एक बार पहले अपनी नजर नाश्ते के प्लेट पर डाली, जब उसे सारी चीजें सही लगी तो वो वापस से बुआ माँ की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों बुआ माँ, क्या हुआ? नाश्ते में तो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। आपको आलू के पकोड़े बहुत पसंद थे ना, इसीलिए मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाई है। निहाल भले ही एक मुकाम हासिल कर चुका था बिजनेस में, पर वो अभी भी अपने परिवार वालों के लिए वही उनका प्यारा बेटा था, और वो खुद भी अपने पूरे परिवार वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहती है लड्डू? एकदम सीधा सवाल, जिसे सुन निहाल अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उनके तरफ देखने लगा और बोला, क्यों, क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही है? वो मेरे साथ ही रहती है, पर बात क्या है, कुछ बताइए ना। लड्डू, क्या उस लकड़ी में संस्कार नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पापा ने उस लड़की को तुम्हारे लिए कैसे चुन लिया। मतलब हम सभी को घर आए हुए पूरे 10 मिनट बीत चुके हैं, पर वो महारानी कहीं भी नजर नहीं आ रही है, क्यों रुकमन? हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही बोल रही है, मैं भी तो यही सोच रही थी कि आखिर में हमारी बहू किचन में हम सब के लिए नाश्ता बना रही होगी तभी बाहर नहीं आई, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। लड्डू, तुम्हारी बीवी हमें कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या रुक्मणी जो सोच रही है वो सच है? उसमें संस्कार नाम की चीज नहीं है क्या? मतलब उसकी सास बुआ सास घर आई है और महारानी का है जो कुछ अता पता ही नहीं, क्यों बोलो लड्डू। वसुंधरा जी के गंभीर बातों को सुन निहाल का मुंह खुल नहीं रहा था और वो मन ही मन खुद को गुस्से में बोल रहा था, ओह यार, मुझे भी ना, क्या जरूरत थी कल रात मिस रूहानी को उस तरह से डांटने की? कहीं का गुस्सा मैंने उन पर निकाल दिया। जरूर वो मुझसे गुस्सा होंगी, तभी तो अभी तक अपने कमरे से नीचे नहीं आए हैं। लगता है अब माँ और बुआ माँ को मेरे शादी की असलियत पता चल ही जाएगी। पता नहीं वो सब जानने के बाद इन पर क्या बीतेगी। बहुत दुख होगा माँ को, पर अब मैं करूँ भी तो क्या। निहाल अभी ये सब सोच खुद को कोस ही रहा था कि तभी अचानक से सीढ़ियों पर से बेहद ही सज सवर कर रूहानी अपने माथे पर साड़ी का पल्लू लिए आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतर रही थी। जैसे ही अनु की नजर रूहानी के तरफ गई, वो खुशी से उछलते हुए बोल पड़ी, माँ वो देखो भाभी आ रही है। ओएमजी निहाल भाई, सच में नानू ने आपके लिए एक एंजल ढूंढा है। कितनी प्यारी लग रही है हमारी भाभी। क्यों राखी? राखी अनामिका की बहन है। अनु की बातें सुनते ही सारे लोग सीढ़ियों के तरफ जल्दी से देखने लगे, और जैसे ही निहाल की नजर रूहानी पर पड़ी, वो तो बस स्तब्ध उसे देखता ही रह गया। आज से पहले उसने रूहानी को वेस्टर्न ड्रेस या फिर जीन्स टॉप में ही देखा था। आज पहली बार था जब उसके सामने रूहानी बिल्कुल संस्कारी बहू बन खड़ी थी। शायद वो उसकी खूबसूरती में खड़े खड़े ही खो गया। तभी रूहानी धीरे धीरे चलकर निहाल के सामने आ खड़ी हो जाती है और बस उसे एक गंभीर नजरों से घूर आगे बढ़ बुआ माँ का पैर छू आशीर्वाद लेती है, और फिर रुक्मणी जी का पैर छू बोलती है, ऐसी बात नहीं है बुआ माँ, मुझे पता है कि आप सभी को मेरे देरी से नीचे उतरने की वजह से बुरा फील हुआ है, पर मैं सच कह रही हूँ माँ जी, वो मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, और ये सारा नाश्ता भी मैंने खुद किचन में जाकर बनाया है, और फिर तैयार होने में थोड़ी सी देरी हो गई बस। वैसे तो वसुंधरा जी अब तक काफी गुस्से में थी, पर जब वो रूहानी को अपने सामने इतने शालीनता के साथ बात करते हुए देखती है तो उनका गुस्सा खत्म हो जाता है, और वो रुक्मणी के तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, वैसे तो लड्डू, मुझे लगा था कि तुम्हारी पत्नी कोई शहरी रहन सहन वाली ही होगी, लेकिन मैं गलत थी। आखिर में पापा जी ने सच में बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बहू? बुआ माँ, मेरा नाम रूहानी है, पर प्यार से मुझे आप रूह बुला सकती है। बिल्कुल नहीं, रूहानी नाम कितना अच्छा है, फिर हम इसे बिगाड़े क्यों? अच्छा रूहानी बहू, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें घर का सारा काम धाम आता है या नहीं। एक तो बेचारी किसी तरह झूठ मूठ बोलकर बात संभाल रही थी, ऊपर से निहाल वहां खड़ा बस उसे देखे जा रहा था। ये देख रूहानी को अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ हो रही थी, और वो एक बार फिर घूरते हुए निहाल के तरफ देखने लगी। जी तो कर रहा है ये मिस्टर खड़ूस की आंखों में यही मिर्ची डाल दूं, जब से आई हूँ बस घूरे ही जा रहे हैं। ये नहीं कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। एक तो पूरी रात जगकर एक संस्कारी बहू वाली एक्टिंग सीखी, ऊपर से ये अलग इरिटेट कर रहे हैं मुझे। काम डाउन रूह, अगर इतना हाइपर हो जाएगी तो फिर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, फिर सारा किया धरा बेकार हो जाएगा तेरा। तुझे मिस्टर खड़ूस से छुटकारा चाहिए तो तुझे ये सब नकली एक्टिंग करनी पड़ेगी। रूहानी मन ही मन खुद को शांत रखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रुक्मणी जी उसके सामने आते हुए उसके कंधे पर हाथ रख बोली, अरे रूहानी बहू, तुम क्या सोचने लगी? बुआ माँ को बताओ, तुम्हें घर के काम धाम आते हैं कि नहीं?
एकदम से अपने संस में वापस आते हुए रूहानी फिर से एक झूठ बोल पड़ी। हाँ हाँ, मुझे सब करना आता है, आप सभी खड़ी क्यों हैं? प्लीज बुआ माँ बैठिए ना और ये नाश्ता करके बताइए ना कि नाश्ता कैसा बना है। मैंने स्पेशली आपके लिए ये आलू के पकोड़े बनाए हैं, आप टेस्ट कीजिए ना। दरअसल जब रूहानी नीचे उतर रही थी तब उसने निहाल को ये कहते हुए सुन लिया था कि उसकी बुआ माँ को आलू के पकोड़े बहुत पसंद है। फिर क्या था, उसने इसी बात का फायदा उठा लिया। हाँ रूहानी भाभी, ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको पता है हमारी माँ तो आलू के पकोड़े हमेशा बनाती ही रहती है घर पर। वैसे आज आपके हाथों का चखकर देखते हैं कैसा बनाई है आप। अनु इतना बोल झट से प्लेट से एक पकौड़ी उठा खाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि पकोड़े के साथ चटनी तो है ही नहीं। रूहानी भाभी, आपने लहसुन और धनिया मिक्स वाली चटनी नहीं बनाई है क्या? शायद निहाल भाई बताना भूल गए होंगे, पर माँ ये पकोड़े उसी चटनी के साथ खाती है। नहीं नहीं अनु, हमने बनाए हैं, शायद ये लोग लाना भूल गए होंगे। एक काम कीजिए, तब तक आप बाकी के चीज को चखिए, हम यूं जाकर चटनी लेकर आते हैं। रूहानी हड़बड़ा कर तेजी में किचन के तरफ भागती है। उसे जाते हुए देख निहाल भी सबके नजरों से बचते हुए किचन के तरफ चला जाता है। खुराना मेंशन किचन। रूहानी जैसे ही किचन के अंदर पहुंचती है वो एकदम चिढ़ते हुए अपने सर पर से साड़ी का पल्लू झटकते हुए खुद में कहती है, अब उन लोगों को चटनी भी चाहिए। हे भगवान, आखिर में आप मेरे रास्ते में इतना ज्यादा मुसीबत क्यों पैदा कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से तो ये गेटअप लिया है और अब चटनी बनाओ, वो भी लहसुन और धनिया की। अरे एक तो रात भर जगने की वजह से वैसे ही मुझे नींद आ रही है और अब सोने की जगह काम मिल गया है। रात भर जगने की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, पर वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वरना उसका इस रिश्ते से आजाद होने का सपना सपना ही रह जाता। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने झट से एक फ्रिज से धनिया और साइड में रखे ट्रॉली से कुछ लहसुन के फुट लिए और एक प्लेट में उसे छिलने लगी। तभी निहाल उसके पास आ पहुंचा और बिना उससे किसी बहस किए सीधे लहसुन को ले छिलने लगा। ये देख रूहानी गुस्से से उसके तरफ घूरते हुए बोली, अरे महाशय, आप क्यों किचन में आ गए? आपके घर पर इतने सारे नौकर थे ना, और फिर अब तो आपको एक नई नौकरानी भी मिल ही गई है। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मुझे इस हालत में देखकर। पर ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये सब बस उस दिन तक है जब तक उस डाइवर्स के पेपर्स पर साइन ना हो जाता। उसके बाद आप अपनी जिंदगी में खुश और मैं अपनी में। रूहानी को इतना गुस्सा में देखने के बाद निहाल बस शांति से बोला, आई एम सॉरी मिस रूहानी। जैसे ही उसने सॉरी कहा, रूहानी के हाथ से लहसुन के फुट छुट नीचे गिर गए और वो अपने चेहरे को थोड़ा नीचे झुका निहाल के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगी। जिस पर निहाल वापस से उससे कहता है, आपको इतना शौक होने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात जिस तरह से मैंने आपके साथ बिहेव किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, बस इसीलिए कल के बिहेव के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। वो तो अब मुझे समझ आया, मतलब पहले कुछ भी उल्टा सीधा सुना दो, उसके बाद आकर एक छोटा सा अंग्रेजी वर्ड सॉरी बोल दो। वैसे मैं आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ, आप कोई अलग आदमी थोड़ी ना है। आप भी तो बाकियों के तरह ही हैं। सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं, लड़कियां तो उनके लिए बस एक यूज करने मात्र सामान होती है, जिसे काम के बाद रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। रूहानी ये सब बोलते बोलते थोड़ा उदास सी हो गई थी, जिसे निहाल नोटिस कर पा रहा था, पर वो उससे क्या बोले कुछ समझ नहीं पाया, इसीलिए चुप रह अपना काम करते रहा और रूहानी जाकर मिक्सी चलाने लगी। जब मिक्सी चलाया हो गया तो वो उसमें से जरा सा चटनी खुद चख कर देखने लगी। अरे यार, इसमें नमक डालना तो भूल ही गई, अच्छा हुआ जो अभी मैंने चख लिया, वरना बाहर तमाशा हो जाता बेकार में। रूहानी इतना खुद में बड़ा जल्दी से नमक का डब्बा लेने के लिए अलमारी के तरफ मुड़ गई, चूंकि नमक का डब्बा सबसे ऊपर वाले खटाल में रखे हुआ था, इसी वजह से वो उसे उतार नहीं पा रही थी। क्या है यार, हर काम में ही प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करूं, क्या मिस्टर खड़ूस से बोलूं कि वो मेरी हेल्प कर दे? नहीं नहीं, अगर इन्हें बोला तो इनको लगेगा इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे इनसे हेल्प चाहिए भी नहीं, मैं एक काम करती हूँ, स्टूल लगा लेती हूँ। इतना सोच वो झट से अपने साड़ी के पल्लू को कमर में खुसती है और बगल में रखे छोटे से स्टूल को अलमारी के सामने लगा खुद उसके ऊपर चढ़ अलमारी के सबसे ऊपर वाले खटाल पर रखे नमक के डब्बे को उतारने की कोशिश करने लगती है। चूंकि अभी भी उसका हाथ पूरी तरीके से उस डब्बे तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए वो अपने पैर को उचका लेती है। नमक के डब्बे को पकड़ने के चक्कर में रूहानी ये भूल जाती है कि वो स्टूल पर चढ़ी थी। जैसे ही वो अपना पैर उठाती है, स्टूल एकदम से अनबैलेंस हो जाता है।
इधर निहाल जब अपना काम पूरा कर लिया उसके बाद वो रूहानी के तरफ मुड़ उससे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो एकदम से उसके तरफ दौड़ पड़ा और रूहानी इससे पहले कि नीचे गिरती वो उसे अपने गोद में थाम लेता है। रूहानी गिरने के अड़ा से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, पर अगले ही पल जब उसे एहसास होता है कि वो गिरी नहीं है तो धीरे से अपनी आंखें खोल सामने देखती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसकी नजरें निहाल के नजरों से जा मिलती है। दोनों बस एक दूसरे को बिना पलके झपकाए देखे जा रहे होते हैं। इनकी लड़ाइयों के बीच इनका ये प्यारा सा प्यार जो धीरे धीरे अभी पनप ही रहा था, दोनों इस बातों से अनजान बस दोनों को देखे जा रहे थे। पर कुछ ही देर बाद निहाल बोलता है, क्या आप ठीक है मिस रूहानी, आपको कहीं लगी तो नहीं? वैसे क्या जरूरत थी आपको इस तरह से स्टूल पर चढ़ने की? अगर अभी आप नीचे गिर जाती तो बेकार में नई टेंशन हो जाती। अच्छा तो आपको मेरी फिक्र नहीं, इस बात की फिक्र है कि मेरे गिरने से कोई नई परेशानी हो जाती आपको? अच्छा है। वैसे भी आपसे मुझे कोई और उम्मीद भी नहीं है, मुझे नीचे उतारिए। और हाँ, मैंने आपको नहीं बोला था कि आप आकर मेरी हेल्प कीजिए, समझे? आप खुद आए थे। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा ना तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उसे हैंडल कर लूंगी, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अनु बिना अंदर देखे तेजी में किचन घुस जाती है और जैसे ही उसकी नजर अपने भाई के तरफ जाती है, जिसने अभी भी रूहानी को अपने गोद में ही उठा रखा था, वो झट से शर्मा कर अपनी आंखों को बंद कर बोलने लगती है, सॉरी सॉरी निहाल भाई और भाभी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं देखा, वो बस गलती से। प्लीज भाई, वो मैंने कुछ नहीं देखा, सच्ची में। अनु की आवाज सुनते ही निहाल उसके तरफ मुड़ जल्दी से रूहानी को अपने गोद से उतार बोल पड़ा, अरे अनु, तुम यहाँ पर, तुमने आंखें क्यों बंद की है? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वो बस मिस रूहानी स्टूल से नीचे गिरने वाली थी तो मैंने संभाल लिया। तभी रूहानी झट से नमक वाली डब्बा लिए चटनी में मिलाने के लिए आगे बढ़ गई और बोली, अनु आप चटनी लेने आई हो क्या? मैं बस इसमें जरा नमक मिला दूं फिर बाहर लेकर चलते हैं। हाँ भाभी, वो माँ बाहर चटनी का इंतजार कर रही है ना, तो मैंने सोचा मैं एक बार चेक कर लूं कि चटनी बनी है क्या। तभी रूहानी चटनी की बाउल को अनु के हाथ में देते हुए बोली, अनु ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही थी, बाकी ये लीजिए लहसुन और धनिया की चटनी, आप इसे लेकर बाहर जाओ, मैं बस ये सब थोड़ा साफ करके बाहर आती हूँ। ये सुनते ही अनु मुस्कुराते हुए वो चटनी का बाउल ले बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद रूहानी एकदम गुस्से भरी नजरों से निहाल के तरफ देखने लगती है। ओ हेलो मिस, मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे इस तरह से घूरे जा रही है, मानो जैसे मुझे खाने की सोच रही हो। मिस्टर निहाल, मैं आपको घूरूं नहीं तो क्या करूं? शायद आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे क्या बोला था कल। आज से आप मुझे कॉलेज ड्रॉप भी करेंगे और वापस पिकअप भी करेंगे। तो अभी कितना बज रहा है जरा देखिए, अब बाहर आपके सारे रिश्तेदार आकर बैठे हैं, तो ऐसे में मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मिस रूहानी, आपको क्या लगता है कि मैं ये बात भूल गया हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज आपको कॉलेज ड्रॉप करना है। वैसे आप मेरे परिवार वालों को लेकर टेंशन मत लीजिए, उन्हें मैं समझा दूंगा। हाँ तो फिर ठीक है, अब मैं कॉलेज तो ऐसे साड़ी पहनकर जा नहीं सकती हूँ, तो मैं जाकर जल्दी से कम सूट तो पहन लूँ ताकि मेरे दोस्त को मेरे इस नाम के रिश्ते के बारे में पता ना चले। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई आपके सरनेम से इज्जत या रिस्पेक्ट दे। रूहानी इतना बोल जल्दी से किचन से निकल सीढ़ियों के तरफ जाने लगी, तभी वसुंधरा जी की नजर उस पर चली गई। अरे बहू, तुम इस तरह से ऊपर क्यों भागे जा रही हो? अभी अभी तो हम सब आए हैं, तुम भी हमारे साथ कुछ देर बैठो, हम भी तुम्हारे बारे में कुछ जाने। अब रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या ही बोले, वो अभी सोच ही रही थी कि तभी किचन से निहाल तेजी में हॉल आते हुए बोला, बुआ माँ, वो दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गया, वो मिस रूहानी को मेरे साथ आज ऑफिस जाना होगा, क्योंकि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने हैं। मैं कल ऑफिस में ही पेपर्स भूल गया था और आज मुझे उन पेपर्स पर इनके सिग्नेचर किसी भी हालत में चाहिए ही है। वैसे दोपहर के 1 बजे तक मैं वापस मिस रूहानी को घर ड्रॉप कर दूंगा बुआ माँ। पर निहाल बेटा, हम अभी अभी आए हैं और तुम बहू को अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहे हो? क्या ये दस्तखत वाला काम यहीं से नहीं हो सकता है? कुछ इंतजाम करो ना बेटा। माँ, अगर काम इतना जरूरी नहीं होता तो मैं खुद ही मिस रूहानी को अपने साथ नहीं ले जाता, पर सच में बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए हमें जाना ही होगा। निहाल की बात सुन बुआ माँ फिर बोलती है,
अच्छा ठीक है निहाल, अगर काम इतना जरूरी है तो हम तुम्हें बहू को अपने साथ ले जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि काम एक पूजा होता है और हमें उसके प्रति कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पर इसके साथ साथ हम तुम्हें ये भी बता देते हैं कि सिर्फ आज के लिए ही हम बहू को बाहर जाने दे रहे हैं। कल से ये कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और ऐसे में घर की बहू अगर घर से बाहर जाएगी तो फिर माँ की पूजा कौन करेगा। बुआ माँ की बात सुन रूहानी एकदम उदास चेहरे के साथ निहाल के तरफ देखने लगती है, लेकिन निहाल भी आगे उनसे कुछ नहीं बोल पाता है। फिर दोनों अपने कमरे के तरफ चल पड़ते हैं। बेडरूम। जैसे ही रूहानी कमरे के अंदर आती है वो अपने सर से पल्लू हटाते हुए गुस्से में चित बेड पर बैठ जाती है और बगल में रखे तकिए को उठा उठा फर्श पर फेंकने लगती है। मिस रूहानी, ये आप क्या कर रही है? आप इस तरह से तकिए को नीचे क्यों फेंक रही है? आपको कॉलेज के लिए तैयार होना है ना। हाँ तो और क्या करूं मिस्टर निहाल, एक दिन कॉलेज जाकर ही मैं क्या कर लूंगी। कल से तो बुआ माँ ने साफ साफ बोल दिया कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो फिर मैं आज भी कॉलेज क्यों जाऊँ। देखिए मिस रूहानी, आप बेकार में छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही है। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है, या फिर आप कॉलेज नहीं जा पाएंगी, ये बोलिए। मिस्टर निहाल, मेरे लिए कॉलेज जाना इम्पोर्टेंट है, समझे आप। ये बोलते हुए रूहानी पूरी तेजी में उठकर निहाल के तरफ चली गई। चूंकि निहाल बेड के दूसरी तरफ खड़ा ये बातें बोल रहा था, इसीलिए रूहानी भी उसके पास जा खड़ी हो गई। पर जैसे ही वो वहां खड़ी होने वाली थी, शायद उसका पैर उसी के ही साड़ी में अटकने की वजह से फंस गया और वो अपना पूरा बैलेंस खोल रखा गिरने ही वाली थी कि तभी उसने निहाल के शर्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से वो निहाल को ले बेड पर जा गिरी। वो बेड पर थी और निहाल उसके ऊपर। एक बार फिर से दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली और उनके बीच खामोशी में तेज हुई धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, इस एपिसोड में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज मैरिज।